हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है, जिसके अंदर हमने जो दिल्ली सल्तनत का जो समय है उसको हमने रीड करना स्टार्ट किया था कि दिल्ली सल्तनत के समय में कौन कौन सी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर आई। उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम दिल्ली सल्तनत की जो सबसे अंतिम डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, तो लोधी वंश के बारे में जानेंगे कि लोधी डायनेस्टी कब पावर के अंदर आई, कौन कौन इम्पोर्टेंट रूलर्स हुआ करते थे इस डायनेस्टी के, तो उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, अभी तक जो दिल्ली सल्तनत है वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आई उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स 1191 और 92 के समय में एक लड़ाई होती है। 1191 एंड 92 के समय लड़ाई होती है तरेन के अंदर, जिसके बैटल ऑफ तराइन के रूप से भी जानते हैं। तो बैटल ऑफ तराइन की जो लड़ाई होती है पंजाब के अंदर, वो रीजन है तराइन का, वहाँ पे जब ये लड़ाई होती है तो पहली लड़ाई के अंदर जो अजमेर के रूलर हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, वो उसके अंदर जीत हासिल करते हैं, वो जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी जो सेंट्रल एशिया से उस समय में आए थे, मोहम्मद गोरी की डिफ़ीट होती है। 1192 का जो समय है, मोहम्मद गोरी के द्वारा एक साल अपने आप को प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया के जो दूसरे रूलर्स हुआ करते थे जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं किया करते थे, जिसके अंदर कन्नौज के जो जयचंद हैं, तो उनको अपने तक एक अलायंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और 1192 की इस बैटल के अंदर वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं। मोहम्मद गोरी का कोई वारिस नहीं था। मोहम्मद गोरी यहाँ अपना जो एरिया है दिल्ली का, वो अपने दो स्लेव्स के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं सेंट्रल एशिया के लिए। उनके जो स्लेव हैं वो बेसिकली मोहम्मद गोरी का जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं इंडिया के हर एक पार्ट के अंदर, चाहे वो डोआब का रीजन हो, चाहे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रीजन हो, हर एक एरिया के अंदर अपना जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया। 1206 के समय में दिल्ली से वापस लौटते हुए सेंट्रल एशिया के लिए मोहम्मद गोरी जब जा रहे थे तो उनको खोकर नाम की जो ट्राइब है उसके द्वारा डिफीट किया जाता है, उसके द्वारा उनको हरा दिया जाता है और मोहम्मद गोरी की यहाँ पे डेथ होती है। स्टूडेंट्स, मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में उनके जो स्लेव हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पहली डायनेस्टी है जिसे कि हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के रूप से जानते हैं, इनको ममलूक डायनेस्टी के रूप से भी जाना जाता है। इलबारी डायनेस्टी, इलबारी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे इसी स्लेव डायनेस्टी के जो सेकंड रूलर हैं इल्तुतमिश। तो स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की कुतुबुद्दीन ऐबक उसके अंदर पावर के अंदर आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनका ही स्लेव और उनका ही जो दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश पावर के अंदर आता है। उसके बाद में पहली महिला शासक हैं जिसके रजिया सुल्तान, उनके बारे में हमने रीड किया। और जो बलबन हैं, जो लेटर सबसे लास्ट राजा हैं स्लेव डायनेस्टी के, वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं। उनके द्वारा दीवान अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट है वो भी क्रिएट किया जाता है, मिलिट्री का डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी 1290 का जो समय है उसमें ख़त्म होती है। यहाँ पे अंतिम जो शासक हैं वो रूल करते हैं। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी पावर के अंदर आती है। खिलजी डायनेस्टी में हमने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनका रूल किस तरीके से होता है। 1296 से लेकर वो 1316 तक के समय तक रूल करते हैं। फिर 3-4 साल तक एक कुछ कमज़ोर शासक हैं वो पावर के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में हमने देखने की कोशिश की कि जो तुगलक हैं, तुगलक्स पावर के अंदर आएंगे। तुगलक्स बेसिकली 1320 से लेकर स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू 1414 का जो समय है उस समय तक पावर के अंदर होंगे। बट जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे डेथ होती है 1388 के समय में, 1388 के समय में जब फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स हुआ करते थे वो इतने पराक्रमी राजा नहीं थे, उनकी पावर नहीं हुआ करती थी। उनके जितने भी यहाँ पे जो क्षत्रप हुआ करते थे, जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तुगलक डायनेस्टी के समय ही तैमूर का इंडिया के अंदर अटैक होता है। तैमूर यहाँ पे इंडिया के दिल्ली के एरिया को, या अगर हम बात करें दूसरे जो सिटीज़ हैं उनको लूटते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बाद में यहाँ पे जो सैयद्स हैं वो पावर के अंदर आते हैं। खैजर खान का जो समय है, खैजर खान यहाँ पे बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं खैजर खान के समय में
हमको देखने के लिए मिलता है कि खैजर खान है और जो मुबारक शाह हैं, मुबारक शाह और खैजर खान के समय हमको देखने के लिए मिलता है कि जो अखबान हैं, जो अखबान जो लोग हैं, उनको मैक्सिमम रिक्रूट किया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है इनके कोर्टशिप के अंदर। जो मुबारक शाह हैं उनको उनका ही वजीर मार देता है। उनको मार देने के बाद में यहाँ पे जो और रूलर आते हैं इस सैयद डायनेस्टी के, बट स्टूडेंट्स ये सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं इतने पराक्रमी नहीं होते हैं, उनका कंप्लीटली पावर नहीं होती है। इसी सैयद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुआ करते थे वो अपने आप को विलिंगली वे में अपने एक विल पावर के साथ में अब्डिक्ट के फेवर के रूप में बहलूल लोदी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और बहलूल लोदी यहाँ पे समर्पित करने के बाद में बहलूल लोदी यहाँ पे बेसिकली लोदी डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यहाँ पे करते हैं। स्टूडेंट्स सैयद्स की अगर हम बात करें, जो खैजर खान की जो फाउंडेशनशिप के बाद में जो डायनेस्टी यहाँ पे पावर में आई थी, खैजर खान के बाद में सैयद, ये बेसिकली जो तैमूर है उसी के भाई भतीजा हुआ करते थे, उसी के वंश से बिलोंग किया करते थे। पहले इनको वाइसरॉय या अगर हम बात करें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था जो मुल्तान का जो रीजन है वहाँ पे। पर जैसे ही दौलत खान को वहाँ के जो आमिर हैं, जो तैमूर हैं, तैमूर को आमिर तैमूर के नाम से भी जाना जाता है, वो दौलत खान को अपॉइंट करते हैं जब वहाँ पे लास्ट तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनकी जब डेथ होती है उसके बाद में, तो खैजर खान का जो पेशेंस है वो जवाब देता है और खैजर खान दौलत खान की जो का मर्डर करके यहाँ पे जो सैयद डायनेस्टी है उसका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अखबान्स का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो नोबल एरियाज़ के अंदर में जो यहाँ पे कोर्टशिप है उसके अंदर उनकी पावर इंक्रीज होती है और उसी का फ़ायदा लास्ट समय में जो बहलूल लोदी हैं वो उठाते हैं और भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर पहले ही अखबान जो डायनेस्टी है वो यहाँ पे पावर के अंदर आती है बहलूल खान लोदी के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जो 5 वंश हैं जिन्होंने रूल किया, जिनके अंदर स्लेव डायनेस्टी है जिसे ममलूक डायनेस्टी के रूप से भी जानते हैं, फिर हमारे खिलजी हैं, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो तुगलक्स हैं, उसके बाद में अगर हम बात करें तो सैयद हैं, और सैयद्स के बाद में जो सबसे अंतिम डायनेस्टी इस दिल्ली सल्तनत के समय आई है उसे हम लोदी डायनेस्टी के रूप से जानते हैं। लोदी डायनेस्टी का जो समय है वो 1414 से लेकर 1451 का समय सैयद्स का रहा। सैयद के बाद में जो लोदी डायनेस्टी है 1451 से लेकर 1526 तक ये डायनेस्टी है वो यहाँ पे रूल करेगी। और 1526 में जब बाबर सेंट्रल एशिया से इंडिया के लिए विजिट करते हैं और इसी डायनेस्टी के जो अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी, उनको ये डिफ़ीट करते हैं और उनको डिफ़ीट करने के बाद में जो मुग़ल डायनेस्टी है, जो ग्रेट मुग़ल्स का जो समय है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। उस मुग़ल डायनेस्टी के जो 4-5 इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस दिल्ली सल्तनत का जो ओवरव्यू एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस लोदी डायनेस्टी का, अगर जो पहले जो रूलर हैं बहलूल खान लोदी, उनके द्वारा किस तरीके से रूल किया गया, उनका जो टाइम पीरियड है उनमें किस तरीके से रूल किया, तो बहलूल खान लोदी यहाँ पे जो सैयद जो हैं उनको हरा के विलिंगली वो अपने आप को एब्डिक्ट करते हैं बहलूल खान लोदी के लीडरशिप में। तो 1451 से लेकर 1489 का इनका समय है, काफ़ी समय इन्होंने रूल किया है, 30-40 साल का जो इनका रूल रहा है। बेसिकली बहलूल खान लोदी ग्रैंडसन होते हैं एक पश्तून नाम की जो ट्राइब है उसके, एक मुल्तान के जो गवर्नर होते हैं उनके ग्रैंडसन हुआ करते हैं बहलूल खान लोदी। बहलूल खान लोदी की अगर हम बात करें, जब सैयद को पावर के अंदर हटा के, थ्रोन से हटा के ये जब पावर को कैप्चर किए दिल्ली के अंदर, तो उस समय में जो जौनपुर के अंदर जो सरकी रूलर्स हुआ करते थे। स्टूडेंट्स जौनपुर का आपको पता होना चाहिए, जो फिरोज़ शाह तुगलक हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश किए गए, जिसके अंदर फिरोज़ाबाद है, हिसार है, फ़तेहाबाद है। हिसार और फ़तेहाबाद हरियाणा के अंदर हैं, और उसी के अंदर आपको जौनपुर नाम का जो शहर है जहाँ पे अटाला मॉस्क्यू लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जौनपुर नाम का जो सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है प्रेजेंट समय में, तो उस जौनपुर को बेसिकली उस जौनपुर के अंदर जो सरकी रूलर्स हैं उनको यहाँ पे इन सैयद के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस सरकी रूलर्स जो जौनपुर के होते हैं
वो जैसे ही बहलूल खान लोधी पावर को कैप्चर करते हैं दिल्ली के अंदर, तो ये यहाँ पे रेजिस्ट करते हैं, ये यहाँ पे इनकी पावर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहलूल खान लोधी के द्वारा सरकी रूलर्स को यहाँ पे अनेक्स किया जाता है, उनको कैप्चर किया जाता है, उनकी जो राज्य है उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है। सरकी रूलर्स के बारे में अगर हम बात करें, जौनपुर का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। जो फिरोज शाह तुगलक हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग हैं, 1351 का जो समय से लेकर 1388 के समय तक इन्होंने रूल किया है, काफ़ी सारी सिटीज़ बनाए हैं। तो ये जो जौनपुर का इस्टेब्लिशमेंट किया। बट अगर हम बात करें सरकी रूलर्स की, जो सरकी रूलर्स हैं उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा किया गया था। ये तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे, जो लेटर रूलर्स हैं तुगलक डायनेस्टी के। क्योंकि हमने देखा है कि जो तुगलक डायनेस्टी का जो समय है, उस तुगलक डायनेस्टी का एक समय तो ऐसा भी आता है जस्ट बिफोर द तैमूर के अटैक होने से पहले, कि 1394 से लेकर 1398 का जो समय है, उस समय 2 राजा रूल किया करते थे तुगलक डायनेस्टी के लेटर जो तुगलक्स हैं उनके अंडर में। और ये 2 राजा के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगा कि 2 राजा अल्टरनेटिव वे में अपने आप को जो सुपीरियर है वो बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सुपीरियर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी लेटर मुगल्स के एक रूलर होते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, उनके द्वारा जो सरकी डायनेस्टी है, जो अटाला मोस्क्यू जौनपुर की आपको याद होनी चाहिए, अभी रिसेंटली एक पीसीएस के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे सरकी डायनेस्टी के रूलर्स को इस्टेब्लिश करते हैं जौनपुर, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। जब ये बहलूल खान पावर के अंदर आएंगे तो वो रजिस्ट करेंगे तो बहलूल खान लोधी यहाँ पे जो सरकी रूलर्स हैं उनको यहाँ पे अनेक्स किया गया। तो बहलूल खान लोधी का जो समय है, इनके द्वारा जो सरकी रूलर्स हैं उनको यहाँ पे अनेक्स किया गया। इसके अलावा जैसे ही इन्होंने जौनपुर को अनेक्स किया, जो सरकी रूलर्स का जो एरिया है उसको अनेक्स किया स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो मॉडर्न उत्तर प्रदेश की जितने भी एंटायर रीजन हैं उसको अपने रूल के अंदर लाने की कोशिश की गई बहलूल खान लोधी के द्वारा। अगर हम बात करें बहलूल खान लोधी की, तो इनको बेसिकली बहलूल शाह गाजी के नाम से जाना जाता था जब ये राजा बने। उससे पहले खाने खाना का जो उपाधि है, जो टाइटल है, इन्होंने कैप्चर किया था, उन्होंने उस उपाधि को धारण किया था। अखबान नोबल्स को ये रेस्पेक्ट किया करते थे। इनके कोर्ट के अंदर जो भी अखबान नोबल्स हुआ करते थे, खाने खाना का जो टाइटल है ये आपको पता होना चाहिए, बहलूल खान गाजी इनका नाम हुआ करता था, बहलूल शाह गाजी के नाम से भी जानते थे। ये अखबान पहले अखबान रूलर्स हैं जो दिल्ली सल्तनत के समय और इंडिया के अंदर जो रूलर के रूप में इस्टेब्लिश हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके कोर्ट के अंदर जितने भी अखबान के जो नोबल्स हुआ करते थे उनको ये काफ़ी रेस्पेक्ट के साथ देखा करते थे। दिल्ली को अपने कैपिटल के रूप में इनके द्वारा रखा गया। इनका जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1489 का जो समय है, इस समय तक इन्होंने जो दिल्ली है उसी को अपनी कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश करके रखा। अगर हम बात करें इनका जो टॉम है, इनकी जब 1489 के समय इनकी डेथ होती है, तो चिराग नाम की जो जगह है दिल्ली के अंदर, चिराग दिल्ली के अंदर इनका जो टॉम है वो सिचुएटेड है बहलूल खान लोधी का। तो इनका अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहलूल खान लोधी के इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इनके द्वारा जो सरकी रूलर्स हैं उनको अनेक्स किया गया है, ये इनकी एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो रीजन हैं, जो मॉडर्न उत्तर प्रदेश है और जो डिफरेंट ईस्टर्न इंडिया के जो रीजन्स हैं उनको भी कैप्चर किया गया इनके समय के समय में। इनका जो रूलरशिप का जो समय हुआ करता था, जैसे ही इनकी डेथ होती है तो उसके बाद में ये जो लोधी डायनेस्टी है, इस लोधी डायनेस्टी के एक पराक्रमी राजा हैं सिकंदर लोधी, यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं। सिकंदर लोधी का जो समय है स्टूडेंट्स 1489 से लेकर 1517 का ये समय है। ये टाइम पीरियड जो है, क्रोनोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से यूपीएससी से आजकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्रोनोलॉजी के बेसिस पे भी आप उनको क्लियर कर सकते हो, उनको आप सोल्व कर सकते हो। क्योंकि एक बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, एक राजा का नाम दिया गया, 4 वहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पूछ लिया गया इनमें से कौन सा उनका कंटेम्प्रेरी है। तो आपको जो अगर क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको कैसे पता होगा कि इनका कंटेम्प्रेरी कौन है, अगर आपने डिटेल में रीड नहीं किया है तो। अगर हम बात करें सिकंदर लोधी की, तो स्टूडेंट्स बहलूल खान लोधी के द्वारा जब लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई और सरकी रूलर्स ने जब इनके खिलाफ जो रजिस्ट है वो किया, तो स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि बहलूल खान लोधी उसको कैप्चर करते हैं और अब उनका जो बड़ा बेटा था, जो उनका एल्डर सन हुआ करता था, उसको उसके गवर्नर के रूप में अपॉइंट करते हैं जौनपुर के अंदर में। उनकी जो सेकंड सन है सिकंदर लोधी, बेसिकली इनकी जो मदर हैं, सिकंदर लोधी की जो मदर हैं,
वो एक हिंदू लेडी हुआ करती थी। इनका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था वो निजाम सा इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था, सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का एक इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने एक नई जो कैपिटल है, जो दिल्ली जो कैपिटल हुआ करती थी, उस दिल्ली कैपिटल को इन्होंने आगरा के अंदर शिफ्ट किया। एक नई कैपिटल इनके द्वारा डेवलप की गई, वो उसका नाम आगरा हुआ करता था। तो आगरा के अंदर इन्होंने सिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। दिल्ली सल्तनत के समय में 3-4 कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, जब जो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यहाँ पे जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी लाहौर। जो लाहौर नाम की सिटी है प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ है वो भी लाहौर के अंदर हुई है। जो अनारकली मार्केट है वहाँ पे इनकी डेथ होती है चौगान खेलते हुए। फिर इसके बाद में जब इनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश पावर के अंदर आते हैं, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो कैपिटल है वो लाहौर से दिल्ली के लिए शिफ्ट की जाती है। तो एक तो आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय आता है, एमबीटी का जो समय आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली दिल्ली से दौलताबाद के लिए अपनी कैपिटल को शिफ्ट किए थे। यहाँ पे आपको देखने के लिए स्टूडेंट्स मिलेगा कि सिकंदर लोदी के द्वारा जब दिल्ली से आगरा के लिए कैपिटल शिफ्ट की गई, तो इनके द्वारा जो एमबीटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अडोप्ट नहीं किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हमको देखने के लिए मिलता है कि उनको इसी वजह से जो पगला राजा है, एक पागल राजा के रूप का उपाधि दी जाती है, वो बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दौलताबाद को अपनी कैपिटल है वो शिफ्ट की, तो उस समय में उनके द्वारा एक ऑर्डर है वो पास किया गया कि दिल्ली का हर एक बासिंदा, हर एक व्यक्ति है, उसको दौलताबाद जाना होगा। स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलता है कि उस समय में कंप्लीट दिल्ली के अंदर में क्या तो कोई ब्लाइंड पर्सन ही बचा था जो दिल्ली के अंदर नहीं था। सभी लोगों को यहाँ दिल्ली से ले जाके दौलताबाद शिफ्ट किया गया उस गर्मी के अंदर में, और फिर वहाँ पे उस जाने के समय में ही काफ़ी लोगों की डेथ होती है। तो इसी वजह से जो एमबीटी है उसको पगला राजा की जो उपाधि है वो दी जाती है। स्टूडेंट्स ये जो कॉन्सेप्ट हुआ था जो मोहम्मद बिन तुगलक का कि कंप्लीट पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए दूसरे शहर में, ये जो डिसीजन है वो सिकंदर लोदी के द्वारा नहीं लिया गया। आगरा के अंदर इन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, अपना जो काम करने का जो कैपिटल है उसी को शिफ्ट किया, अपनी ऑफिसेज शिफ्ट की गई। तो नई कैपिटल इनके द्वारा डेवलप की गई थी आगरा। जो ग्वालियर के राजा हुआ करते थे, राजा मान सिंह, तो ये राजा मान सिंह के खिलाफ भी कैंपेन करते हैं, उनके खिलाफ भी ये लड़ाई करते हैं। ग्वालियर को कैप्चर करने के साथ साथ ये चंदेरी है, रणथंबोर है। रणथंबोर राजस्थान के अंदर है। रणथंबोर काफ़ी फेमस है प्रेजेंट समय में, वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है रणथंबोर प्रेजेंट समय में। चंदेरी की अगर हम बात करें कि चंदेरी स्टूडेंट, चंदेरी को इनके द्वारा कैप्चर किया गया। चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है प्रेजेंट समय में। आप अगर हम जब हैंडीक्राफ्ट और इन सब को रीड करेंगे कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस समय हम देखेंगे चंदेरी की जो साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। माहेश्वरी साड़ियाँ भी वहाँ पे हैं। तो ये जो चंदेरी को भी इनके द्वारा कैप्चर किया गया, रणथंबोर को भी इनके द्वारा कैप्चर किया गया। ये सबसे एबल रूलर हुआ करते थे लोधी डायनेस्टी के, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा बेसिकली ये जो हिंदूज़ हैं उनको कम्प्लीटली इक्वल स्टेटस दिया करते थे। बट कभी कभी जो उलमा होते हैं, इनके जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, जो धार्मिक इनको रिलीजियस जो इनको सुझाव दिया करते थे, उन लोगों के द्वारा इनको सुझाव दिया गया कि कबीर दास को भी टॉर्चर किया गया इनके द्वारा। उसी वजह से लेटर फेज में हमको देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं, जो हिंदू पर्सनस हैं, उनको भी ओप्रेस किया गया। जजिया नाम का जो कर है वो भी लगाया गया हिंदूज़ के ऊपर में, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है। तो सिकंदर लोधी जो इनिशियल फेज में उसके अंदर बेसिकली काफ़ी एक लिबरल किंग के रूप में इनको माना जाता है। बट इनका जो लेटर फेज है उसके अंदर देखा जाता है कि कैसे इनके द्वारा जो कबीर दास है, कबीर दास जो भक्ति एक सेंट हुआ करते थे, कबीर दास को इनके द्वारा टॉर्चर किया गया। आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम द उलेमाज के द्वारा जो डायरेक्शन इनको दी गई उसके बाद में इस तरीके से किया गया। हिंदू काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो उनके द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए। इवन हिंदू जो ब्राह्मीण्स हैं उनको इनके द्वारा ओप्रेस किया गया, उनको टॉर्चर किया गया इनके समय में। तो इनका जो लेटर फेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनके द्वारा जो रिलीजियस पॉलिसी है वो देखने के लिए मिलती है। जजिया नाम का जो कर है वो भी लगाया गया हिंदूज़ के ऊपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इनके समय जो ट्रेड का जो समय है वो किस तरीके से हुआ करता था सिकंदर लोधी के समय में,
तो कॉमोडिटीज़ जो हैं, जो प्राइस हुआ करती थी, जो सामान की जो वैल्यू हुआ करती थी, वो काफ़ी चीप हुआ करती थी। तो इनके द्वारा काफ़ी अच्छा जो बेसिकली जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इन्फ्लेशन इनके द्वारा कंट्रोल था। तो प्राइस जो कॉमोडिटीज़ की किसी भी एक सामान की, फल सब्जी जो भी सामान है, उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम हुआ करती थी इनके समय में। ट्रेड को इनके द्वारा प्रमोट किया गया। ट्रेड से रिलेटेड जो सेफ हेवन्स हैं, जो सेफ रोड हैं, उनको प्रमोट किया गया। रोड्स के ऊपर सेफ्टी इनके द्वारा प्रमोट की गई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सेफ्टी इन द रोड्स के बारे में आप जब स्लेव डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर हैं बलबन के बारे में रीड करोगे, उलुग खान उनको कहा जाता है। बलबन के समय में भी आपको देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली के जो बाहर के जो रीजन हैं, दिल्ली के जो बाहर के जो रीजन हैं, उसके अंदर जो मेवाती कम्युनिटी हुआ करती थी, जो मेवाती लोग हुआ करते थे, उनका यहाँ पे डिक्टेटरशिप हुआ करता था, उनके द्वारा लूटपाट की जाती थी। लेकिन बलबन के द्वारा स्टूडेंट्स, बलबन के द्वारा आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अडॉप्ट की गई और दिल्ली के आसपास एरिया को एक पीसफुल और सेफ रोड्स देने के लिए, सेफ ट्रेड रूट देने के लिए बलबन के द्वारा आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई। सिकंदर लोदी के समय भी हमको देखने के लिए मिलता है कि इनके द्वारा जो रोड्स की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा गया, ट्रेड को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर को इनके द्वारा प्रमोट किया गया। इनके द्वारा जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसके मेजरमेंट के लिए गज सिकंदरी नाम का एक मेजरमेंट का जो ऑप्शन है वो भी चलाया गया। गज सिकंदरी नाम का एक मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके द्वारा चलाया गया था। यह आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट के जो ज़मीन को नापने के डिफरेंट तरीके हैं, क्योंकि ये हमने दिल्ली सल्तनत के समय देखे हैं कि खिलजी डायनेस्टी के समय कैसे यहाँ पे ज़मीन को नापा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कैसे सारे जो टैक्स हैं वो यहाँ पे सबस्यूम कर दिए गए थे, उनको 4 टैक्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे गजे सिकंदरी नाम का जो लैंड मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिकंदर लोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया। आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी शौकीन हुआ करते थे, खुद के द्वारा भी काफ़ी सारी जो किताबें हैं वो लिखा करते थे, पर्शियन के अंदर बेसिकली लिखा करते थे। तो गुलरुखी नाम की एक इनके, जिसके अंदर इन्होंने 9000 से ज़्यादा जो पर्शियन के अंदर जो वर्सेज हैं उनको लिखे हैं, तो गुलरुखी नाम से ये लिखा करते थे। शहनाई ये बजाया करते थे सिकंदर लोदी। तो ये काफ़ी लिबरल किंग माने जाते थे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिसंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो बड़ा गुंबद है, 1490 के समय इनके द्वारा बनाया गया। जो शीश गुंबद है वो भी इनके द्वारा बनाया गया। राजाओं की जो बावड़ी है जिसको स्टेपवेल के रूप से जाना जाता है वो भी इनके द्वारा बनाई गई। ये सभी आपको जो लोधी गार्डन के आसपास के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो खैरपुर का जो रीजन है प्रेजेंट समय में दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगे कि जो बड़ा गुंबद है, जो शीश गुंबद है, इसके अलावा जो राजाओं की बावड़ी है, ये आपको उसी एरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सिकंदर लोदी की डेथ होने के बाद में 1517 में 1517 में जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद में इनके जो बेटे होते हैं इब्राहिम लोदी, वो इनका टॉम है वो डेवलप करते हैं। लोधी गार्डन में प्रेजेंट समय में इनका टॉम है, तो आप कभी लोधी गार्डन विजिट करो तो आप ज़रूर देखना इनके इन टॉम के बारे में। इसके बहाने आपकी जो हिस्ट्री है वो भी आपकी याद होगी, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा हिस्ट्री के अंदर। कभी आपका समय मिले तो ज़रूर विजिट करना इन सब जगह पे। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जो दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी, और लोधी डायनेस्टी के भी सबसे अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। 1517 में जब उनकी डेथ होती है तो इब्राहिम लोदी पावर के अंदर आते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा जिस तरीके से जो राजा मान सिंह हैं, जो ग्वालियर के राजा होते थे, उनके द्वारा कैंपेन किया गया, तो इनके द्वारा भी ग्वालियर को जो कैप्चर करने की कोशिश की गई। ग्वालियर को इनके द्वारा कैप्चर किया गया। इनका टाइम पीरियड देखिए, आप देखिए कितना कम समय है। इन्हीं के जो अंकल होते हैं, इन्हीं के जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, वो इन्हीं के खिलाफ जो साजिश है वो चलते रहते हैं। इनके द्वारा कभी बंगाल के गवर्नर को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है, कभी पंजाब का गवर्नर चेंज किया जाता है। जब इब्राहिम लोदी अपने पावर के अंदर होते हैं तो मेवाड़ के एक शासक होते हैं राणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा के रूप से जाना जाता है। तो जो राणा सांगा हैं उनके द्वारा इब्राहिम लोदी को डिफीट किया जाता है। आप देखिए कि ये जो उनका समय है 7 से 8 साल का समय है, जिस समय के अंदर इनको डिफीट भी किया गया है राणा सांगा के द्वारा। गवर्नर ऑफ बिहार अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ पे अकेले हैं, हमारे ऊपर कोई दिल्ली का कोई पावर नहीं है, आगरा से कोई पावर नहीं है। इनके जो दौलत खान हैं, जो आलम खान लोदी हैं या दौलत खान लोदी हैं, वो बाबर को इनवाइट करते हैं।
बाबर को सेंट्रल एशिया से फरगना के एरिया से बुलाया जाता है कि आप इंडिया में आइए, और इंडिया में आने के बाद में आप इन इब्राहिम लोदी की जो यहाँ पे जिस तरीका ओप्रेसिव पॉलिसी है, ओप्रेसिव इनकी पॉलिसी हुआ करती थी, तो उनको आप डिफीट कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि दौलत खान लोदी हैं, आलम खान लोदी हैं, इसके अलावा जो महाराणा संग्राम सिंह हैं, महाराणा सांगा हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है इन सभी लोगों के द्वारा मिलके बाबर को बुलाया गया था। अब इन सभी लोगों के द्वारा मिलके बाबर को क्यों बुलवाया गया, इसके बिहाइंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जैसे चंगेज़ खान का जो समय है, चंगेज़ खान इंडिया के अंदर आते हैं, जो हमारा 1400 का जो समय है, 1300 का जो समय है, उस समय चंगेज़ खान इंडिया में विजिट करते हैं। इल्तुतमिश हमारे यहाँ पे राजा हुआ कर 13th सेंचुरी में, सॉरी स्टूडेंट्स, 13th सेंचुरी में चंगेज़ खान विजिट करते हैं। उस समय इल्तुतमिश राजा हुआ करते थे। तो चंगेज़ खान के जो लोग हैं वो इंडिया का जो वेदर है उसको यहाँ पे सूटेबल नहीं मानते हैं अपने लिए, वो वापस से माइग्रेट करके चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद में आप देखें कि तैमूर का जब इंडिया में अटैक होता है, मंगोल्स का अटैक आपको समय समय पे देखने के लिए मिलता है। तो ये जो सभी लोग जो सेंट्रल एशिया से आया करते थे वो वापस रिटर्न किए हैं। इसमें मोहम्मद गोरी भी आपको एक एग्जाम्पल है कि मोहम्मद गोरी जब आएंगे तो मोहम्मद गोरी उसके बाद में चले जाते हैं, अपने स्लेव्स को इंडिया के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सभी लोगों के द्वारा जो दौलत खान लोदी हैं, जो आलम खान लोदी हैं, जो महाराणा सांगा हैं, इनके द्वारा सोचा गया कि अगर बाबर यहाँ पे आएंगे तो बाबर ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाएंगे, इब्राहिम लोदी की यहाँ पे डिफीट होगी और उसके बाद में हम अपना जो पावर है उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सभी लोगों के द्वारा इब्राहिम लोदी को यहाँ डिफीट करने के लिए, उनको पावर से यहाँ हटाने के लिए इनवाइट किया गया था बाबर को। बाबर यहाँ पे आते हैं, बाबर यहाँ पे पहली एक लड़ाई लड़ते हैं, बैटल ऑफ पानीपत जिसे कहा जाता है। इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई के अंदर यहाँ पे डिफीट होती है। इब्राहिम लोदी ऑन स्पॉट बैटल के अंदर यहाँ पे हार जाते हैं, वहीं पे इनको मार दिया जाता है। इनके अगर हम टॉम की बात करें तो आज भी आपको, अगर आप पानीपत विजिट करते हो, पानीपत का जो तहसील का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के पास में लोकेटेड है इनका टॉम, जो पानीपत के अंदर सिचुएटेड है, इब्राहिम लोदी का जो टॉम है। तो बाबर के द्वारा जो तुगलकनुमा जो यहाँ पे जो वॉरफेयर की जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है इस पानीपत के युद्ध के अंदर। बाबर अपने इस युद्ध के अंदर जो कैनन्स है वो लेके आए थे, उनको इन्होंने यूज़ किया। और बाबर की जो सेना है वो काफ़ी कम हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसके अंदर। पर बाबर की जो सेना है उसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बाबर की सेना के अंदर वॉरफेयर की जो टेक्निक्स है वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। बाबर के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे डिफेंस के जो स्किल्स हैं, जो प्लान हैं, उनको यूज़ किया गया बैटल के अंदर में, जिसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कि बैटल ऑफ पानीपत को जल्द की जल्द ही जीत लिया जाता है। काफ़ी कम समय में बाबर के द्वारा बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया गया। अब ये पानीपत की पहली लड़ाई है। अगर हम बात करें बैटल ऑफ पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई है वो काफ़ी समय बाद में लड़ी जाती है। और तीसरी जो पानीपत की जो लड़ाई है वो आपको अब्दाली के समय में और जो मराठा एम्पायर जब हुआ करता था फिर 1761 के समय आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पानीपत से में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो पानीपत के रीजन के अंदर ही क्यों लड़ी गई हैं, वाई देयर लॉट्स ऑफ द वॉर फोर्ट इन द एरिया ऑफ द पानीपत। बैटल ऑफ करनाल भी है, वो अब्दाली के समय आपको देखने के लिए मिलती हैं, नहीं सॉरी अब्दाली के समय आपको नहीं देखने के लिए मिलती हैं। बैटल ऑफ करनाल आपको नादिर शाह के समय देखने के लिए मिलती हैं। 1738-39 का जो समय है उस समय में आपको बैटल ऑफ करनाल देखने के लिए मिलती है। तो पानीपत के एरिया में इस तरीके से काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। उसके बिहाइंड का रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया है वो बेसिकली यहाँ से काफ़ी सारे जो इन्वेजन है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये प्लेन्स का एरिया है और इसी एरिया से जो सेंट्रल एशिया से जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो सेंट्रल एशिया से जो लोग हैं वो इसी एरिया से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये प्लेन का एरिया है और दिल्ली के जस्ट पहले है। तो दिल्ली के किसी भी शासक को अगर आपको डिफीट करना है, उसको हराना है, तो पहले आपको लड़ाई लड़नी होगी एक प्लेन जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई लड़ी जाती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस वजह से काफ़ी सारे रीजन है, जोग्राफिकल रीजन तो यही है कि जिसकी वजह से करनाल पानीपत का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी गई हैं। इवन हमारे माइथोलॉजिकल जो समय है जिसके अंदर महाभारत नाम का जो एपिक है उसके अंदर भी बताया गया है कि जो महाभारत की जो लड़ाई है वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही लड़ी गई है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखिए कि जो इब्राहिम लोदी है उनका बैटल ऑफ पानीपत के अंदर डिफीट होती है। बाबर यहाँ पे अपनी जो डायनेस्टी है, जो मुग़ल डायनेस्टी, उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं और 1526 से लेकर
1530 का जो समय है, इस 3-4 साल के समय में जो बाबर हैं वो रूल करते हैं इंडिया के अंदर। बाबर पहले इंडिया के अंदर आएंगे, उसके बाद में बैटल ऑफ चंदेरी है, बैटल ऑफ खानवा है, ये सब लड़ाइयाँ लड़ेंगे। काफ़ी अलग अलग तरीके की जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाती हैं उनका कंप्लीट समय में। उसके बाद में हुमायूं आते हैं, हुमायूं के बाद में अकबर आते हैं, अकबर के बाद में जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं, औरंगजेब हैं। उन सब के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोदी का जो ये समय है 1517 से लेकर 1526 का, तो इसी समय में जो सदर्न इंडिया के अंदर जो विजयनगर नाम की जो डायनेस्टी होती है, जिसको 1336 में हरिहर एंड बुक्का के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, हरिहर एंड बुक्का। और इस विजयनगर डायनेस्टी में चार यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जो रूल करती हैं। सुलवा हैं, तुलवा हैं, इस तरीके से जो 4 डायनेस्टी रूल करती हैं। तो उसी विजयनगर एम्पायर के एक इम्पोर्टेंट किंग हैं कृष्णदेव राय, जिनके बारे में यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे हैं। रिसेंटली 2018-19 के समय में मेंस के अंदर कृष्णदेव राय से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था GS 1 के अंदर। तो कृष्णदेव राय भी इब्राहिम लोदी के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, उस समय सदर्न इंडिया से रूल किया करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन राजा किसका कंटेम्प्रेरी है, किस समय उन्होंने रूल किया है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली हमने इब्राहिम लोदी के बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में, जिनके द्वारा जो बड़ा गुंबद है, जो लोदी गार्डन में जिनका टॉम इस्टेब्लिश है, और इसके अलावा जो बहलूल खान लोदी हैं जिनके द्वारा सरखी रूलर्स को एनेक्स किया गया, उनके बारे में हमने देखने की कोशिश की। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरऑल दिल्ली सल्तनत का जो समय है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, रेगुलरली वे में हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे से उनको डिटेल में एनालाइज करने की ज़रूरत है, हर एक राजा को, हर एक डायनेस्टी को, और कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे इंटरलिंक करके आपको स्टडी करनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।